सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आज है अक्षय तृतीया का दिन और इसमें विशेष महत्व माना जाता है लक्ष्मी पूजन का। शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि को विष्णु भगवान के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था और ये भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था जिसमें अन्न कभी समाप्त नहीं होता। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, इसीलिए सभी को आज अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। समय अनमोल है, निरंतर चलता रहता है। समय भले ही दिखाई ना दे पर जीवन में हमें बहुत कुछ दिखा देता है। समय वो शिक्षक है जो व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है, इसलिए आवश्यक है समय की पहचान। और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मंगल कामना यानी शुभ होने की इच्छा रहती है, लेकिन इसके लिए उपयोगी होते हैं सकारात्मक विचार। जो व्यक्ति सकारात्मक या आशावादी सोच और दृष्टिकोण रखता है वो संसार और सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे जीवन स्वस्थ बनता है, संतुष्ट बनता है और समृद्ध रहता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए सकारात्मक विचारों को सुनना और देखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर्ष स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढा मा विशन्ति न पंडितम्। मूर्ख मनुष्य के लिए हर एक दिन हर्ष के 100 कारण व दुख के लिए हजारों कारण उपलब्ध होते हैं, पर जो पंडित अर्थात विवेकवान होते हैं उनके मन का संतुलन ऐसे छोटे कारणों से नहीं बिगड़ता। For fools, every day brings hundreds of reasons for happiness and sorrow, but for the wise, nothing can disturb the tranquility of their mind. महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें 18 पर्व वर्णित हैं। आज भारतीय परंपरा प्रभाग में हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भीष्म पर्व में उल्लेखित भारतीय भौगोलिक स्थिति का ज्ञान। तो आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। महाभारत के भीष्म पर्व के छठे अध्याय में तत्कालीन भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें सुदर्शन द्वीप
पर्वत, मेरुगिरी, गंगा नदी तथा शशाकृति का भी विस्तार से उल्लेख है। सुदर्शन द्वीप का वर्णन करते हुए संजय ने पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए 6 पर्वतों के नाम का उल्लेख किया है। साथ ही इन पर्वतों के पूर्व में नदियों तथा पश्चिम में समुद्र के होने का भी स्पष्ट प्रमाण दिया है। हिमवान हेमकूटश्च निषधश्च नगोत्तमः नीलश्च वैदूर्यमयः श्वेतश्च शशिसन्निभः सर्वधातु विचित्रश्च श्रृंगवान नाम पर्वतः एते वै पर्वता राजन सिद्धचारण सेविताः। अर्थात भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित भारत खंड में पर्वतों के नाम हैं हिमवान, हेमकूट, निषद, नीलगिरी, श्वेतगिरी तथा श्रृंगवान पर्वत। ये सभी 6 पर्वत सिद्ध महापुरुषों के निवास स्थान बताए गए हैं। इन पर्वतों का वर्णन करते हुए लिखा है कि एषा मंतर विष्कंभो योजनानि सहस्रशः तत्र पुण्या जनपदास्तानि वर्षाणि भारत। अर्थात इन पर्वतों के बीच का विस्तार सहस्रों योजन है, जहां अलग अलग वर्ष अर्थात खंड हैं और उनमें बहुत से पवित्र जनपद भी हैं। इन सभी पर्वतों और जनपदों में रहने वाले महान ऋषि मुनियों के नाम का भी उल्लेख भीष्म पर्व के 6ठे अध्याय में किया गया है। समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेषु भारत एवमेषा महाराज पर्वतैः पृथिवीं चिता। अर्थात इन सभी खंडों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार ये सारी पृथ्वी पर्वतों के द्वारा स्थिर की गई है। भीष्म पर्व में हेमकूट पर्वत के विषय में लिखा है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकैः सह मोदते। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ कुबेर गुह्यकों के साथ सानंद निवास करते हैं। भीष्म पर्व के 7वें अध्याय में उत्तर कुरु भद्राशु खंड तथा माल्यवान पर्वत का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पार्श्वे तथोत्तरे उत्तराः कुरवो राजन पुण्याः सिद्धनिषेविताः। अर्थात नीलगिरी से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरुवर्य हैं, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं और उनके फल बहुत मधुर हैं, स्वादिष्ट हैं। उन खंडों के सभी पुष्प सुगंधित और फल रसयुक्त होते हैं। भद्राशु खंड का उल्लेख भीष्म पर्व में इस प्रकार किया गया है, 10 वर्ष सहस्राणि तत्रायुर्भरतर्षभ कालाम्ररस पीतास्ते नित्यम संस्थित यौवनाः। अर्थात भद्राश्व खंड के लोगों की आयु 10,000 वर्ष होती है। वे कालाम्र वृक्ष का रस पीकर सदा युवा बने रहते हैं। साथ ही माल्यवान पर्वत का वर्णन करते हुए भीष्म पर्व के 7वें अध्याय में लिखा है, योजनानां सहस्राणि पंचषण माल्यवानथा महारजत संकाशा जायन्ते तत्र मानवाः। माल्यवान पर्वत का विस्तार 5-6 हजार योजन है। वहाँ सुवर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। भीष्म पर्व में भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाले अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनसे भारतीय ज्ञान परंपरा का तथा भारतवर्ष की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के उत्कृष्टता का ज्ञान होता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। ज्ञान हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है और वहीं हमारी मुस्कान और एक मनमोहक मुस्कान व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देती है। लेकिन जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके दांतों में कोई समस्या है तो वो हंसने मुस्कुराने से हिचकिचाते हैं। दांतों का टेढ़ापन एक आम समस्या है जो बढ़ती उम्र के बच्चों में और किशोरों में काफ़ी देखी जाती है। ये व्यक्तित्व को तो प्रभावित करती ही है, व्यक्ति में हीन भावना भी उत्पन्न करती है, साथ ही कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। कैसे इससे बचाव किया जा सकता है और अगर दांतों में टेढ़ापन है यानी टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो किस तरह से उसका इलाज करवाना आवश्यक है, आइए समझ लेते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत होना एक आम समस्या है। बहुत से बच्चों के दांत बचपन से ही टेढ़े होते हैं। कई बार उनके दूध के दांत ठीक होते हैं,
लेकिन जब परमानेंट टूथ यानी स्थायी दांत निकलने लगते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। ये समस्या बच्चों से लेकर वयस्कों में किसी को भी हो सकती है, हालांकि इनमें कारण अलग होते हैं। दांत का निकलना और मुड़ना, सामने के दांत या दांत ऊंचे और बाहर की ओर निकलना, सामने के दांत टेढ़े मेढ़े होना काफी देखा जाता है। टेढ़े मेढ़े दांत मुस्कुराहट को खराब करते हैं, लंबे समय तक मुख और समग्र स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। ऑर्थोडोंटिक उपचार के कई विकल्प इसमें उपयोगी हैं। दो तीन खास वजह हैं। एक तो थंब सकिंग है, माउथ ब्रीदिंग हैबिट है। माउथ ब्रीदिंग हैबिट बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शनल भी हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है। हैबिचुअल है तो इमीडिएटली उसको जो है ब्रेक किया जा सकता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शनल है तो हम ईएनटी या पीडियाट्रिशियन को रेफ़र करते हैं और रूल आउट करते हैं कि किस वजह से जो है ये ऑब्स्ट्रक्शनल है। बच्चों की च्युइंग हैबिट जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। सॉफ्ट डाइट लेते हैं बच्चे, डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं, जो कि लीड करता है टेढ़े मेढ़े दांतों की, जिससे जड़ के साइज छोटे हो जाते हैं और सारे दांत उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े उगते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं। सुंदर और सीधे दांतों के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही दांतों की सही देखभाल की जाए। बच्चा जब 1 साल का होने वाला होता है तो उसके दूध के दांत आने लगते हैं और ये दांत 5 से 6 साल तक रहते हैं, फिर टूटने लगते हैं। इस दौरान माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े न हो। 6 साल तक के बच्चे के दांत जो है दूध के दांत होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब परमानेंट दांत आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि उनके परमानेंट दांत बच्चे के जो है प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहे हैं, वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, अगर ज़्यादा साइज छोटा है तब तो निकटतम किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से या दंत चिकित्सक से आप संपर्क करें। अदरवाइज इसको 10 साल तक एज इट इज छोड़ दें। नेचर अपने आप को बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करता है। इसको हम लोग सेल्फ करेक्टिंग एज बोलते हैं। और ये समस्या अगर सारे दांत आ जाते हैं जब परमानेंट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, तब किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें अगर ये टेढ़े मेढ़े की संभावना रहती है तो। दांतों का सही रूप और आकार में होना केवल सुंदरता को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दांतों में टेढ़ापन होने की वजह से दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारी, पेरियोडोंटल डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। दांतों और हड्डियों को नुकसान हो सकता है। चबाने और पाचन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अत्यधिक घिसाव होने की वजह से दांतों को क्षति होती है। बोलने में कठिनाई हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी और दर्द की समस्या भी हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है कि ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं और इनके भविष्य में भी टेढ़े मेढ़े रहने की संभावना है। और इसके बाद हम उसमें एक्सरे कराते हैं, ओपीजी कराते हैं, सीबीसीटी कराते हैं। इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं। इलाज के लिए कई विकल्प हैं। अगर आपके बच्चा जो है ऐसी एज से गुजर रहा है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो उसके लिए किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें। उसके पहले आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं और उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इसमें मोस्टली ये देखा गया है टेढ़े मेढ़े दांतों में ब्रेसेज लगाए जाते हैं। आजकल कमर्शियली जो है कई तरह के ब्रेसेज अवेलेबल हैं। टूथ कलर्ड भी हैं और जो दिखते हैं वो भी है, और आजकल इनविजिलाइन भी आया हुआ है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं किसी क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट से। टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के लिए कई विकल्प हैं। ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा रिटेनर, एक्सपैंडर और अलाइनर्स भी अच्छे और उपयोगी विकल्प सिद्ध हो सकते हैं। कुछ लोगों के दांत गंभीर रूप से टेढ़े होते हैं जो अलाइनर्स या ब्रेसेस के माध्यम से ठीक नहीं किए जा सकते। ऐसे लोगों में सुधारात्मक जबड़े की सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर्जरी द्वारा जबड़े और दांतों के संरेखण को संशोधित किया जा सकता है और उन्हें सीधा किया जा सकता है। आवश्यक है कि दांतों में टेढ़ेपन की समस्या होने पर समय नष्ट न किया जाए, बल्कि एक दंत विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। इसका कारण जानकर सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिनका पालन करके बच्चों में टेढ़ेपन की समस्या, जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसकी समस्या से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि दांतों का स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। इसलिए दांतों की कोई समस्या है तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए और एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कार्यक्रम में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों की सही देखभाल उनका बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। योग वैसे तो सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन विशेष तौर पर अगर बचपन से ही योग की आदत डाली जाए तो इसके कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आइए समझ लेते हैं कि योग किस तरह से बच्चों में पोस्चर्स को ठीक रखने में सहायक है और किस तरह से कोई भी क्रिया सही तरह से करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, विशेष तौर पर बच्चों में। हम हमारे भागदौड़ के इस जीवन में हमारे बॉडी पोस्चर को अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। बॉडी पोस्चर हमारे पर्सनालिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। आइए हम कुछ ऐसे योग आसनास सीखते हैं, देखते हैं, जिसके मदद से हम हमारे बैकबोन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम सर्वप्रथम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए हमें सुखासन में बैठना है। हमारे दोनों हाथ बाजू में रहेंगे, हथेलियां आकाश की तरफ। धीरे धीरे सांस भरते हुए हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाना है। हमारे बाजू हमारे कान को स्पर्श करने चाहिए। हमारी कोहनी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को एक स्ट्रेच फील होना चाहिए। अब इस अवस्था में हमें कुछ क्षण रुकना है। धीरे से सांसों को छोड़ते हुए हम हमारे हाथों को घुमाएंगे और धीरे से नीचे लाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे योगासन की ओर, जो है योग मुद्रा। हम अक्सर स्कूल में, कॉलेज में बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे हमारी पीठ अकड़ जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी को यानी बैकबोन को मूवमेंट नहीं मिलता। योग मुद्रा एक ऐसा आसन है जिसके नियमित प्रैक्टिस से हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाती है एवं स्ट्रॉन्ग बनती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं योग मुद्रा करना। इस सर्वप्रथम हम सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में दोनों हाथों को पीछे लेंगे। दाहिने हाथ की कलाई को बाईने हाथ से पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए कोहनियों को पीछे लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। अपने मस्तिष्क को जमीन की ओर बढ़ाएंगे। जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। इस आसन में हम कुछ देर रुकेंगे। अपने कंधों को ढीला छोड़ देंगे और कुछ समय बाद पुनः श्वास लेते हुए हम ऊपर आएंगे और हाथों को रिलैक्स करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से।
नमस्कार। हम कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, हमारे शरीर की मुद्रा क्या है, हमारे शरीर की स्थिति क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम झुक कर कुछ कर रहे हैं और झुके झुके रहते हैं, मन की स्थिति डिप्रेशन में है, तो वो शरीर गलत ही दिखेगा, उससे शरीर में नुकसान होगा, रोग बढ़ेंगे, क्योंकि पेट दबा रहेगा, छाती दबी रहेगी, पूरी सांस नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए ध्यान दें कि हमारा शरीर सीधा हो। हम जब भी बैठे सीधे बैठे, सिर को जितना ऊंचा रख सके वैसा रखें, कि जिससे आप खड़े रहना, बैठना, आराम से भी बैठना तो भी शरीर की स्थिति सही हो। ये सब का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका जो फर्नीचर है वो फर्नीचर उनके शरीर के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से हो, तो ही वो सही ढंग से शरीर को रख पाएंगे। हमेशा याद रखें कि थोड़े से आसन करने, थोड़ी एक्टिविटीज़ करना पढ़ने के साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी ध्यान देना है। और हमेशा कोशिश ये करें कि अच्छी नींद लें, मन की स्थिति को सही रखें, तो हर चीज़ सही होगी, शरीर भी सही रहेगा। नमस्कार। जब तक संस्कृति है उसी से आस है, प्रगति है और साथ ही विकास है। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की पहचान है। आज संस्कृत प्रभाग में जान लेते हैं किस तरह से बहुवचन पुरुष को बनाना है और छोटे छोटे वाक्य कर्त पद में जोड़कर किस तरह से आप बना सकते हैं। आइए संस्कृत पाठशाला में चलते हैं हमारी सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। मित्राणि नमो नमः। एतस्यां संस्कृतकक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में त्वं पठसि, त्वं वदसि, त्वं नमसि आदि वर्तमान कालिक मध्यम पुरुष के एक वचन के वाक्य बनाने के बाद आज हम मध्यम पुरुष के बहुवचन रूपों को बनाना सीखेंगे। जिस प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्वं कर्तृपद फिक्स था, वैसे ही मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम यह कर्तृपद फिक्स रहेगा। यूयम का अर्थ है तुम सब, त्वम का अर्थ है तुम। बात करें क्रिया की तो एक वचन की क्रिया में सी के स्थान पर थ यह वर्ण हमें जोड़ देना है। जैसे पठसी में सी के स्थान पर थ करने से बनेगा पठथ और कर्तृपद होगा यूयम। तो वाक्य बन जाएगा यूयम पठथ, यूयम पठथ अर्थात तुम सब, अर्थात तुम सब जो मेरे सामने बैठे हो वह पढ़ते हो, यह वाक्य बनेगा। आइए यूयम इस कर्तृपद के साथ मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया जोड़ते हुए वाक्य बनाना सीख लेते हैं। एक वचन में हमने वाक्य बनाया था तुम नमस्कार करते हो, तो इसके लिए कहा था त्वम नमसि। इसी का यदि बहुवचन रूप बनाना हो तो कहेंगे यूयम नमथ, यूयम नमथ अर्थात तुम सब नमस्कार करते हो। वाक्य है त्वम वदसि, इसी का बहुवचन रूप बनेगा यूयम वदथ, यूयम वदथ अर्थात तुम सब बोलते हो। वाक्य है त्वम पश्यसि, यह एक वचन में है, इसी का बहुवचन रूप बनेगा यूयम पश्यथ, यूयम पश्यथ अर्थात तुम सब देखते हो, अर्थात देखने वाले तीन या उससे अधिक हैं और कहने वाले के जो वाक्य बोल रहा है उसके सामने उपस्थित हैं। अग्रिम वाक्य है त्वम पृच्छसि, यह एक वचन रूप है, इसी का बहुवचन रूप बनेगा यूयम पृच्छथ, यूयम पृच्छथ अर्थात तुम सब पूछते हो। वाक्य है त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, यूयम गच्छथ, यूयम गच्छथ अर्थात तुम सब जाते हो। वाक्य है त्वम धावसि, इसका बहुवचन रूप बनेगा यूयम धावथ, यूयम धावथ अर्थात तुम सब दौड़ते हो। त्वम अटसि, बहुवचन रूप बनाएंगे यूयम अटथ, यूयम अटथ अर्थात तुम सब घूमते हो। त्वम तिष्ठसि, तुम
बैठते हो, तुम ठहरते हो। यूयम तिष्ठथ, यूयम तिष्ठथ अर्थात तुम सब ठहरते हो। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो, इसका बहुवचन रूप यूयम क्रीडथ, यूयम क्रीडथ। इसी प्रकार त्वम नयसी, इसका बहुवचन रूप बनेगा यूयम नयथ, यूयम नयथ। नयथ अर्थात ले जाते हो, यूयम नयथ अर्थात तुम सब ले जाते हो। त्वम स्मरसी, तुम स्मरण करते हो, यूयम स्मरथ, यूयम स्मरथ अर्थात तुम सब स्मरण करते हो। त्वम वदसी, तुम बोलते हो, यूयम वदथ, यूयम वदथ तुम सब बोलते हो। मित्रों, ध्यान रखना है मध्यम पुरुष की बहुवचन क्रिया पठथ, लिखथ, खादथ आदि के साथ कर्तृपद यूयम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा और पठथ, लिखथ, खादथ आदि के उच्चारण का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। इन्हें पठत, लिखत, खादत आदि हमें नहीं कहना है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ और क्रियाओं के साथ नए अभ्यास को लेकर पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। हर नया दिन एक नया संदेश, नया अवसर लेकर आता है। अपने सपनों को प्राप्त करने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आवश्यकता है तो प्रयत्न और मेहनत करने की। तो आप निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे।